जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर, सदिश और अदिश राशि। ये आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि साइंस से 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 60 नंबर का प्रश्न होता है आपका 60%। ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न होगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होगा। 60 प्रश्न सीधे आपके साइंस से लिए जाएंगे और आपके सिलेबस में लिखा है कि क्लास 9th और क्लास 10 से पूछा जाएगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि क्लास 9th और 10th पढ़ के आप पास हो जाए? है ना। सीधे क्लास 9th और 10th का फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, सीधे क्लास 9th का 10th फिजिक्स और बायो समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, क्लास 6 से। ठीक है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिक से क्लास 6 से लेके 10 तक का होगा, जिसमें हमने एनसीईआरटी की बुक्स और जो छत्तीसगढ़ में चलता है वो बुक्स और कुछ कंटेंट जो है लूसेंट वगैरह से लिया है। मतलब मिक्सचर, आपको कहीं से भी और अन्य पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सदिश और अदिश राशियां। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि अदिश और सदिश क्या है। अदिश मतलब जिसमें दिशा का चर्चा हो, वैसी राशियां, वैसे मात्रक जिसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें दिशा बताना अनिवार्य है, वो सदिश राशियां कहलाती है। और कुछ सॉरी हाँ, जिसमें दिशा का आवश्यकता नहीं है, राशियां तो है, काम भी आएंगी। ठीक है, उसका कुछ परिणामी भी निकलेगा, कुछ रिजल्ट भी निकलेगा, लेकिन दिशा आवश्यक नहीं है। तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशियों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अब अदिश राशि को समझिए। जैसे हमने बताया कि वैसी राशियां जिसमें हमको दिशा बताना जरूरी नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। चाहे आप उसको उत्तर दिशा में नापो, दक्षिण में नापो या पश्चिम नापो, सेंटर या बीच में, जहां पे द्रव्यमान भार उतना ही रहेगा। उसको किसी भी क्षेत्र में ये आपको कभी नहीं पूछेगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पूरब दिशा में कितना है या दक्षिण दिशा में कितना है ना। समय भी कितना नहीं पूछेगा कि उत्तर दिशा में अभी समय कितना बजा होगा, या पश्चिम दिशा में समय कितना है, या फिर दक्षिण दिशा के अनुसार अभी समय कितना है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। दाब, है ना। दाब आपको देखने से भले ही लग रहा है कि नीचे जैसे प्रेस करते हैं किसी चीज को दाब लग रहा होगा, लेकिन दाब हमारे चारों ओर है। वायुमंडलीय दाब है या कोई भी दाब है, तो दाब भी हमारे अदिश राशि है। इसमें आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब काम किस ओर किया जा रहा है। ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, धारा इत्यादि, ये सब जो है आपकी दिशा के योग, दिशा इसमें नहीं हो जाती। सिर्फ विद्युत धारा, विद्युत धारा में भी दिशा नहीं होता। ठीक है, तो अदिश राशियां कैसी हो गई? वैसी राशियां जिसको दिशा बताने का कार्य ना हो, या फिर दिशा बताने की जहां आवश्यकता ना हो, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, धारा की दिशा होती है लेकिन वो सदिश योग का, जो सदिश गुना का पालन नहीं करती, इसलिए हम इसको अदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि की ओर बढ़ते हैं, तो वैसी राशियां जिसमें दिशा बताई जाती है। कार्य तो होता है, कार्य के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक है, वो राशि हमारी सदिश कहलाती है। जैसे विस्थापन, आगे हम समझेंगे कि विस्थापन क्या चीज है। एक शॉर्ट दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, एक डायगोनल को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की एक फिक्स दिशा होता है। वेग, त्वरण, बल, आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं। यदि किसी चीज को पुल कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, तो किस दिशा में आपका दाब बल लग रहा है। और संवेग बल से जुड़ा हुआ है, आवेग बल से जुड़ा हुआ है। तो यदि बल है तो वो क्या बोलते हैं उसमें, आपका दिशा तो हो गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में अपना बल लगा रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भार। देखिए भार हमेशा नीचे की ओर काम करता है, याद रखिएगा। देखिए भार और द्रव्यमान अलग अलग चीज है। ये कभी हम जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको भी तुम बता देंगे कि द्रव्यमान अलग चीज है और भार अलग चीज है। द्रव्यमान जो है उस वस्तु का नेट भार होता है, मतलब नेट वजन। और भार जो है उस वस्तु का साथ में जो हमारा गुरुत्वाकर्षण से कोई चीज को, कोई व्यक्ति को यदि पृथ्वी खींच रही है, तो द्रव्यमान और उस खींचने का शक्ति दोनों मिलकर भार बन जाता है। ठीक है, तो हमने आज भी क्या सीखा? अदिश और सदिश राशियां। अदिश राशियां वैसी राशियां जिसमें दिशा बताना आवश्यक है, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, और जिस सॉरी सदिश राशियां कहलाती है, और जिसमें दिशा नहीं बताना है वो अदिश राशियां कहलाती है। अब सदिश और अदिश का निरूपण भी होता है। देखिए, सदिश और अदिश का निरूपण होता है। जैसे ये ए कोई राशि है ना,
यदि मैंने इसमें ऐसा तीर करके लगा दिया, इसका मतलब ये सदिश राशियां हैं। ये तीर का निशान मुझे ये बता रहा है कि किसी न किसी क्षेत्र में काम करने वाला है, किसी न किसी एक दिशा में ये काम करने वाला है यह बल, इसलिए इसको हम सदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियों को इसी प्रकार से निरूपित किया जाता है। और यदि मैंने सिंपली ए लिख दिया तो ये अदिश राशि हो गया, क्योंकि इसमें मैंने तीर का निशान देकर नहीं बताया। अगर नहीं बताया इसका मतलब ये अदिश है, और तीर का निशान लगा इसका मतलब ये सदिश राशि है। अब दो राशियों को जोड़ने का काम क्या होता है ये देखिएगा, है ना। सदिश राशियों को जोड़ा जाता है। अब देखिए सदिश राशियों को जोड़ा जाता है, जैसे मान लेते हैं ये एक वस्तु है, एक वस्तु है, इधर से कोई एक व्यक्ति इसको खींच रहा है और इसी चीज को इधर से कोई एक व्यक्ति खींच रहा है, ठीक है। इधर से कोई एक व्यक्ति खींच रहा है, ठीक है, हाथ से पकड़ के, और इधर से भी कोई एक व्यक्ति खींच रहा है, कोई व्यक्ति जो खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति इसको खींच रहा है। अब दोनों खींच रहे हैं, हो सकता है ये ऊपर नीचे खींच रहे होंगे, एक ही दिशा में खींच रहे हैं, है ना। खींचने का तो बहुत सीधे सकता है, हो सकता है ये एक समान होगा, एक व्यक्ति इधर खींच रहा होगा, एक व्यक्ति इधर खींच रहा होगा, ठीक है। हो सकता है ये समान है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में खींच रहा है, मे बी ये पॉसिबल है, एक और दूसरा। या हो सकता है ये एक समान है, इधर कोई खींच रहा होगा या इधर कोई खींच रहा होगा या इधर कोई खींच रहा होगा। तो इस प्रकार से हम सदिश को जोड़ते हैं, है ना, सदिश राशि को जोड़ते हैं। ये हमारे जो समानांतर चतुर्भुज है उसके नियम का पालन करता है, ठीक है। सदिश राशियों का जो जोड़ है समानांतर चतुर्भुज के नियमों का पालन करता है। तो समानांतर चतुर्भुज में जो हम परिणामी निकालते हैं कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, जो सिंपल है बस उसको याद रख लिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। जब भी दो बल लगेगा तो आपस में कोई कोण बनाएगा ना। यहाँ ए और बी दो राशियां हैं और जो कॉस थीटा जो है वो दोनों बल के लगने वाला कोण है, दोनों बल के मध्य लगने वाला कोण है। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे, है ना, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लगता है। सबसे पहले एक सामग्री बना लेते हैं, ज्यादा उचित होगा। ये मैंने एक सामग्री बना, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा कौन सी है, ये है हमारी उत्तर दिशा। यहाँ 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। इसके साइड में पूरब दिशा की ओर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अब ये बताना होगा कि इसका परिणामी रिजल्ट क्या होगा। परिणामी रिजल्ट के मतलब इस वस्तु पर कितना न्यूटन बल लगने वाला है, ठीक है। इस वस्तु पर यदि 10 न्यूटन के बल से एक व्यक्ति इसको उत्तर की ओर खींच रहा है और 5 न्यूटन के बल से एक व्यक्ति इसको पूरब की ओर खींच रहा है, तो ये जो समान है कितना खिसकेगा और कितने बल के साथ खींचा जाएगा, इसको हम यहाँ रखते हैं। चलिए अब देखिए पूरब और पश्चिम लिखे, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण बनाने वाला है, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण ऐसे ही होता है ना, आपको तो पता ही होगा। ऊपर उत्तर है, ये पूरब है, तो उसमें बीच का कोण कितना बना, 90 अंश बना। अब हमको परिणामी आर का मतलब होता है रिजल्ट, परिणामी ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए। ए स्क्वायर मैंने 10 को मान लिया, बी स्क्वायर मैंने 5 को मान लिया, प्लस 2 10 गुना ये 5। अब कॉस थीटा की जगह मुझे रखना है कॉस 90, और आपको पता है कि कॉस 90 जीरो होता है। यदि कॉस 90 जीरो हुआ, ठीक है, यदि कॉस 90 जीरो हुआ तो इतने पूरे टर्म को ये जीरो कर देगा। कॉस 90 का मतलब होता है जीरो, और कॉस 90 यदि जीरो हुआ, ठीक है, यदि कॉस 90 जीरो हुआ तो ये पूरा वैल्यू ये जीरो कर देगा, ठीक है। यदि ये पूरा वैल्यू जीरो कर देगा तो हमारे पास बचेगा क्या, ये देखिएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 10 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से यदि मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, है ना। इसको मैं 10 गुना 10 लिख देता हूं, ठीक है, 10 गुना 10 लिख देता हूं, और 25 को 5 गुना 5 लिखूंगा, नहीं ऐसे नहीं लिख सकता, 125 हो जाएगा ना। एक मिनट, 125 हो जाएगा, तो इसको पूरे काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ 125। अब 125 को और क्या लिख सकते हैं, 25 और 5 लिख सकता हूँ। 25 बाहर आ जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारा पास 5। तो हमारा परिणामी रिजल्ट क्या हुआ,
5/5 ये परिणामी रिजल्ट हुआ। टोटल इस वस्तु पर 5/5 का बल लगने वाला है। ठीक है, 5/5 का यहाँ पे बल लगने वाला है। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछ देगा कि है ना, अब इसमें कुछ आपको ट्रिक्स पूछा जाएगा। अब देखिएगा, पहला ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कोण है, ठीक है, ऐसा कौन सा कोण है जिसमें सबसे अधिक बल लगेगा। ऐसा कौन सा कोण है जिसमें सबसे अधिक बल लगेगा। सबसे पहले एक ट्रिक देखिए, जैसे ये एक वस्तु है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में खींच रहा है, तो दोनों देखिए, आप इस सामान को बांधिए और खींचिए और अपने मित्र को भी खींचने बोलिए, तो क्या आपके दोनों का पावर एक साथ जुड़ जाएगा, है ना। जब दोनों का पावर जुड़ेगा तो अधिकतम तो वही होगा। जैसे आप 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, ये 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों अधिकतम कितना हो सकता है, 15। क्या इससे अधिक होने की संभावना है? क्या दोनों बल मिलाकर अगर 15 हो रहा है तो किससे अधिक होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास थीटा क्या बना, यदि एक ही दिशा में खींच रहे हैं तो हमारे पास कोई कोण नहीं बना। भले ही मैंने आपको ये देखिए, ये रस्सी आगे पीछे दिख रही है, लेकिन एक ही दिशा का मतलब होता है एक ही रस्सी को खींचना, है ना, एक ही रस्सी को खींचना। तब थीटा कोण यदि रहा, है ना, थीटा कोण बराबर यदि 0 रहा, थीटा कोण बराबर यदि 0 रहा, तब क्या होगा, ये अधिकतम आपको परिणामी देगा, एकदम हाईएस्ट। अब इसको मैं यही सॉल्व प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, यदि थीटा कोण, यदि थीटा बराबर 0 होगा तो अधिक आपको रिजल्ट मिलेगा, सबसे अधिक। इसी में मान रख लेते हैं ना, आर क्या था, आर बराबर था हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab और cos थीटा। ठीक है, अभी हम इसी को लेके चलने वाले हैं। ए की जगह हम लिख देते हैं 10², बी की जगह लिख देता हूँ 5² प्लस 2 लिख देता हूँ गुना 10 गुना 5। और cos थीटा के बगैर 0 लिख दूँ तो cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए अब, ठीक है, cos 0 का मान हो जाएगा 1, cos 0 का मान हो जाएगा 1। इसी cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, ये cos 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये tan² प्लस 5² प्लस 5 दूनी 10 पंचे 50 और 50 दूना 100, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे, ये 100 प्लस 25 प्लस 100, सभी को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 225। और 225 को यदि हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, 225 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 15 हाईएस्ट था, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो हाईएस्ट 15 ही आ सकता है। उसी प्रकार आपको न्यूनतम भी पूछ सकता है कि सबसे कम कब होगा, तो सबसे कम होगा यदि कोई ये है और यदि कोई विपरीत दिशा में खींचे तो आपको सबसे कम मान मिलेगा। ठीक है, तो थीटा बराबर यदि 180 अंश हो गया 180, तो आपको सबसे कम मान मिलेगा। सबसे कम छोटा से बड़ा घटा दीजिए 5, सबसे कम 5 होगा और सबसे अधिक बल मिलेगा आपको 10। इसका मतलब मुझे रेंज पता चल गया कि 10 से लेके 5 से लेके 15 के बीच तक मुझे कोई ना कोई बल मिलने वाला है। ठीक है, 5 से लेके 15 तक मुझे कोई ना कोई बल मिलने वाला है। अब इसी प्रकार आगे हम सॉल्व करते जाएंगे प्रश्न को। एक प्रश्न है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल परिणामी कभी भी नहीं हो सकते। ऑप्शन मैंने आपको दिया नहीं है, तो 2 और 10, 2 और 5 और 10 के बीच अधिकतम कितना हो सकता है, मैक्स, ये आपके मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा 10 + 5 = 15 और मिनिमम हो जाएगा 10 - 5 = 5। तो इसकी जो वैल्यू है 5 से लेके 15 के बीच रहेगी, उससे न तो कम होगा, 5 से कम नहीं हो सकता। यदि 5 से कोई अंक आए 3, 2, 1 तो ये गलत है, और 15 से कोई अधिक अंक आ जाए जैसे 16, 17 तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए काम करना है। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए काम करना है। अगला प्रश्न है, दो बल जिनका मान समान है, याद रखिएगा, दो बल जिनका मान समान है, यदि उनका परिणामी भी समान है
तो बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। कई बार ऐसा प्रश्न मिलेगा, है ना। तो मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूँ, बस थीटा बराबर 120 होगा। मैं आपको प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कोई मान, दो बल होंगे, दो बल मान लेते हैं ए और बी, दो बल हैं, दोनों का 10-10 मान है, ठीक है। और यदि हमको आर भी 10 मिलता है, ठीक है, आर भी 10 मिलता है, जैसे ये कुछ समान है, यहाँ कोई इस ऐसा खींचा है और 120 से कोई एक व्यक्ति यहाँ से खींच रहा है, तो इनका जो परिणामी रिजल्ट होगा वो 10 न्यूटन ही होगा। तो ये कितने डिग्री पर होगा? 120। यदि 120 का डिग्री का कोण बनाते हुए कोई एक वस्तु को दो लोग खींचे या फिर दो बल लगाया जाए, तो 120 के कोण पर परिणामी रिजल्ट एक ही होता है, दोनों बल के समान होगा। अगला प्रश्न है कि दो बल परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपको ये कोण वाला प्रश्न पूछेगा। अभी हमने क्या कहा, दो बल, दो समान बल है, ठीक है, दो समान बलों का परिणामी बल दोनों के योग के बराबर है। मान लेते हैं दो बल थे हमारे पास 10 और दूसरा बल है 20। पूछ रहा है कि इन दोनों के योग के बराबर है, जो हमारा रिजल्ट आएगा दोनों का योग है, दोनों का योग क्या हो जाएगा? 20। तो ये 20 कब होगा? अभी मैंने बताया एक समान है। यदि एक समान को कोई व्यक्ति खींच रहा है, यहाँ पे आप खींच रहे हैं, और यदि आपका दोस्त भी उसी रस्सी को खींच रहा है, तब दोनों का योग हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा, 10-10-20। तो इसके बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ज्यादा गणितीय रूप में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या क्या याद किया इस प्रकार से? पहला, दूसरा, तीसरा मान के चलते हैं। अधिकतम हमको परिणामी चाहिए तो हमको थीटा कोण रखना है, ठीक है। अधिकतम परिणामी चाहिए तो हमको कोण थीटा बराबर 0 रखना है, ठीक है, थीटा बराबर 0 रखना है। अगर न्यूनतम परिणामी चाहिए तो हमको थीटा बराबर 180 रखना है। और उसी प्रकार यदि हमको परिणामी, यदि दो बल समान है और एक बल के मान के अनुसार रखना है, तो थीटा बराबर हमको 120 डिग्री रखना है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज याद हो जाएगा तो आपका कोई भी प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो ये आज का सवाल यहीं पे रोकते हैं। बाकी हम इसका उल्टा अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमको परिणामी मिल रहा है तो हम रिजल्टेंट मान कैसे निकालेंगे, यदि हमको परिणामी दिया गया है तो दो बल आपस में कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।